दोस्तों, सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और सामान्य ज्ञान सीखने की कोई सीमा नहीं होती। यह एक बहुआयामी विषय है जो सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करके छात्रों को अपनी सामान्य जागरूकता बढ़ाने और बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर की इस श्रृंखला में आज आपको बताएंगे कंस मेला के बारे में, केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य के बारे में, तीर्थों के राजा के बारे में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था के बारे में और जमींदारी प्रथा के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत में वह कौन सा तीर्थ स्थान है जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है प्रयागराज को समस्त तीर्थों का राजा कहा जाता है, इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। इसका नाम पड़ने के पीछे की मुख्य वजह है कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रयागराज में ही यज्ञ किया गया था। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर सबसे पहले यज्ञ किया गया था। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। इस शहर को तीर्थराज या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के लिए यह प्रमुख स्थान है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऐसा लोक नृत्य किया जाता है जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ढोला नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह मरुस्थल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका प्रचलन जालौर में है। यह नृत्य मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। इसमें ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है। ढोला नृत्य में ढोल के साथ साथ अन्य वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि मंजीरा, चंग और सारंगी। ढोल नृत्य एक समारोहिक नृत्य है जिसे विवाह आदि के दिनों में उत्साह के साथ किया जाता है। इस नृत्य में ढोल बजाने वाले एक मुखिया के साथ 4-5 लोग और होते हैं। ढोल को स्थानीय थाकना शैली में बजाया जाता है। थाकना के बाद विभिन्न मुद्राओं व रूपों में सजे पुरुष लयबद्ध तरीके से इस नृत्य में सम्मिलित होते हैं। ढोला नृत्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और उत्सव मनाना है। यह नृत्य राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। राजस्थान में ढोली, सरगड़ा, माली तथा भील जाति के लोकवादक तथा गायक इसमें विशेष दक्ष माने जाते हैं। ढोला नृत्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य यह है कि ढोला नृत्य को ढोलमारू नृत्य भी कहा जाता है। ढोला नृत्य में पुरुष ढोल की थाप पर ऊंची छलांग लगाते हैं और विभिन्न करतब दिखाते हैं। ढोला नृत्य के दौरान पुरुष रंगीन वेशभूषा पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। ढोला नृत्य राजस्थान के लोकगीतों के साथ किया जाता है। दोस्तों, भारत में वह कौन सा स्थान है जहां कंस मेला लगता है और मामा कंस के पुतले को नष्ट किया जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सत्य के विजय दिवस दशहरा पर हर साल पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन शायद यह जानकारी कम लोगों को होगी कि समारोह पूर्वक मामा कंस के पुतले को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ जान लें कि कंस मेला एक वार्षिक त्योहार है जो भगवान कृष्ण द्वारा अपने मामा कंस के वध का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा शहर में मनाया जाता है। कंस मेला कार्तिक महीने अक्टूबर-नवंबर के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। त्योहार की शुरुआत कंस के पुतले की शोभायात्रा से होती है। शोभायात्रा शहर की गलियों से होकर गुजरती है और अंत में कंस टीला पर पहुंचती है। कंस टीला वह स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। शोभायात्रा के बाद कंस के पुतले का वध किया जाता है।
त्योहार का समापन भगवान कृष्ण की आरती के साथ होता है। मथुरावासी उत्साहपूर्वक इस मेले में भाग लेते हैं। यह मेला चतुर्वेद समाज के लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आयोजन है। इस मेले में चतुर्वेदी युवक अपनी लाठियों से सुसज्जित होकर कंस टीले तक जाते हैं। वहां कंस के पुतले को नष्ट करके उसके मस्तक को लाकर कंसखार पर नष्ट करते हैं। इसके बाद विश्राम घाट पर प्रभु को विश्राम देकर पूजन आरती का कार्य संपादन करते हैं, जिससे कंस वध के दिन की स्मृति को परंपरागत रूप से साकार किया जाता है। कंस मेला एक रंगीन और जीवंत त्योहार है। लाखों भक्त इस त्योहार में भाग लेने मथुरा आते हैं। त्योहार के दौरान शहर को रोशनी से सजाया जाता है और मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास एक गांव है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र को प्रवर्तित किया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सारनाथ में धर्ममेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप और मूलगंध कुटी विहार जैसे कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सारनाथ का इतिहास बहुत पुराना है। यह स्थान पहले काशी राज्य का हिस्सा था। यहाँ कई प्राचीन बौद्ध मठ और स्तूप हैं। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद यह स्थान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दोस्तों, जमींदार शब्द से लगभग सभी लोग परिचित हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि जमींदार के जिम्मे कौन सा काम था और जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कि जमींदार भारत में मुगल काल और ब्रिटिश काल में प्रचलित एक राजनैतिक सामाजिक प्रथा थी। जमींदारी प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थी और यह मुगल काल में अपने चरम पर थी। इस प्रथा में भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का नहीं होकर किसी और अर्थात जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। जमींदारों की समृद्धि का मुख्य कारण था उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिसे मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत जमीन पर दिहाड़ी मजदूर काम करते थे। जमींदारों को राज्य की ओर से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त होता था। इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे। अधिकांश जमींदार अपनी सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारों के पास कई अधिकार और जिम्मेदारियां होती थीं। वे अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों से लगान वसूल करते थे। वे भूमि के उपयोग और विकास के लिए भी जिम्मेदार थे। जमींदारों द्वारा अक्सर स्थानीय शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत में कई किसान आंदोलन हुए थे। भारत में जमींदारी प्रथा को 1950 के दशक में समाप्त कर दिया गया था। इस प्रथा को समाप्त करने के कई कारण थे, जिनमें किसानों का शोषण, भूमि का असमान वितरण और जमींदारों की बढ़ती शक्ति शामिल थे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के वीडियो आप तक नियमित पहुंचते रहें, इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।